मॉर्निंग। बताओ आज हम लोग क्या करने वाले हैं? गेस? नो गेस। लास्ट टाइम आप लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, उन्हें तो पता है कि उन लोगों ने लास्ट क्लास में बापू का सपना चैप्टर पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने बापू के सपने के बारे में बात किया था हम लोगों ने। याद है आप लोगों को? बापू का वो स्वच्छता अभियान है ना, जिसको मोदी जी ने भी जिंदा रखा है ना। मोदी जी ने भी स्वच्छता अभियान पे कितना कुछ बोला है। हम लोग का भारत स्वच्छ हो, इसके बारे में कितना कुछ बताया है। और बेटा सच मानो तो मुझे भी लगता है कि गांधी जी तो स्वच्छता अभियान पे ध्यान देते थे, लेकिन उनके जाने के बाद से जो ये अभियान था थोड़ा मंद पड़ गया था। लेकिन हमारे मोदी जी ने क्या किया, इसमें नई जान फूँक दी है ना। फिर से भारत ने स्वच्छता अभियान पे ध्यान दिया। उसके बाद बहुत सारे स्वच्छता अभियान चलाई गई, जिससे हमारा देश थोड़ा पहले के कंपेयर में ज़्यादा स्वच्छ हो गया है ना। आप भी ध्यान दो कि पहले जितना डस्टबिन का यूज़ हम लोग हर जगह नहीं करते थे, मोदी जी ने जब स्वच्छता अभियान चलाया तो उसके बाद से हम लोग डस्टबिन का यहाँ वहाँ ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं ना। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पार्क हो, कहीं भी हो, आप देखना डस्टबिन हमेशा अरेंज रहते ही हैं कि आप कुछ भी चीज़ को फेंको तो डस्टबिन में फेंको, इधर उधर थ्रो ना करो, है ना। तो यही स्वच्छता अभियान था महात्मा गांधी का। बापू का सपना था कि हमारा भारत क्या बने, स्वच्छ बने। खैर एक्सप्लेनेशन में तो मैंने सब आपको बता ही दिया है। अब आज हम लोग उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं। बेटा मैं एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको इसलिए सेंड करती हूँ कि सपोज आप रिटन वर्क करो तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, तो अगर आप वीडियो सुन लोगे तो आपकी ये डिफ़िकल्टी क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं हमेशा एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो भेज ही देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको रिटन करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो एक बार उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो सुन लिया करो, तो आपके सारे डाउट्स क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके चलो अभी हम लोग आगे बढ़े। तो एज़ यू नो कि हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं, MCQ से। और मैं बार बार आपको बताती हूँ कि MCQ चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहें, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो, चाहे वो सही गलत में हो, चाहे वो MCQs में हो, आपको सारे को अच्छा से लर्न करना कि अगर मैं किसी फिल इन द ब्लैंक्स को MCQs बना दूँ तो आप ये मत बोलना कि मैम ये MCQs था, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं था। ओके मैं बार बार रिपीट करती हूँ ये बात, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं अधिकतर MCQs ही होते हैं ना। तो मेरे पास भी तो MCQs के करेक्शन होने चाहिए ना, तो मैं कहाँ से लाऊंगी? तो आपके वही फिल इन द ब्लैंक सही गलत से अरेंज करूँगी ना। तो प्लीज़ केयरफुली पढ़ना जब भी पढ़ना कोई चैप्टर तो। ओके तो चलो वी विल स्टार्ट फ्रॉम MCQs। ओके चलो इसमें मैंने लिखा है सही उत्तर चुनकर लिखें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है, हु इज़ आवर फादर ऑफ द नेशन। तो आप बोलोगे महात्मा गांधी, ठीक है। हु इज़ आवर फादर ऑफ नेशन, तो आप बोलोगे महात्मा गांधी, है ना। तो आप हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को प्यार से हम क्या कहकर पुकारते हैं। महात्मा गांधी को प्यार से हम क्या कहकर पुकारते हैं। ओके तो क्या कहकर पुकारते हैं बताओ। आई थिंक आप लोग बचपन से ये सुन रहे हो कि हम लोग महात्मा गांधी को बापू के नाम से पुकारते हैं। ओके नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है सॉरी हाँ, बापू का क्या सपना था। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, बापू का क्या सपना था। तो बापू का क्या सपना था, स्वच्छ भारत का, कि हमारा भारत क्या है, स्वच्छ बने, साफ बने, यही बापू का सपना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सब मिलकर किस अभियान को सफल बनाएंगे। तो बताओ हम सब मिलकर किस अभियान को सफल बनाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान। उनका क्या सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ बने, उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया था। कौन सा देश सबसे अच्छा हो, महात्मा गांधी का सपना था ना कि हमारा भारत देश सबसे अच्छा हो। तो अब बताओ हमारा कौन सा देश सबसे अच्छा हो, तो आप बोलोगे हमारा भारत देश सबसे अच्छा हो। ओके नेक्स्ट, कवि बापू के सपने को क्या करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या करने कह रहे हैं, सच करने के लिए कह रहे हैं।
कवि बापू के सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं। जीवन किसके संग अच्छा होगा? जीवन किसके संग अच्छा होगा? स्वच्छता के साथ हमारा जीवन क्या होगा? अच्छा होगा। ओके, चलो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। इसमें वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट है ना, तो देखो मान लो कि आपको रिटन वर्क नहीं करना होता बेटा, लेकिन आप जैसे कि स्टैंडर्ड 6 में हो, आपको उतना कुछ आना चाहिए, एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए ना, तो आप लिखने का प्रैक्टिस करना घर में, ऐसा ना हो कि सब कुछ भूल जाओ। ओके, देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को प्यार से हम क्या कहकर पुकारते हैं? तो बापू कहकर पुकारते हैं। बापू का क्या सपना था? स्वच्छ भारत का। हम सब मिलकर किस अभियान को सफल बनाएंगे? स्वच्छ भारत अभियान को। अब कौन सा देश सबसे अच्छा हो? हमारा भारत देश सबसे अच्छा हो। कवि बापू के सपने को क्या करने के लिए कह रहे हैं? सच करने के लिए कह रहे हैं। जीवन किसके संग अच्छा होगा? स्वच्छता के साथ हमारा जीवन क्या होगा? अच्छा होगा। अब एज यू नो कि हम लोग का सेकंड क्वेश्चन हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो अब ये रहा आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स या खाली जगहों को भरो। तो यहाँ देखो बेटा, मैंने जो रेड इंक से किया है ना, वो सब फिल इन द ब्लैंक्स में रहेंगे, है ना। मैंने डैश नहीं दिया है, लेकिन आपको रेड इंक से बता दिया है ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स का सपना था एक स्वच्छ भारत हो, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरोगे? बापू का सपना था कि एक स्वच्छ भारत हो। सेकंड क्वेश्चन, भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भारत देश भी आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हमारा सबसे अच्छा हो, तो आप लिखोगे भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पवन स्वच्छ हो, फिल इन द ब्लैंक्स स्वच्छ हो। तो आप और सुनो, आपको ये कविता लर्न करना पड़ेगा, है ना, तभी आप ये सब कर पाओगे। पवन स्वच्छ हो और गगन स्वच्छ हो। स्वच्छता के संग फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा हो। स्वच्छता के संग क्या अच्छा हो? जीवन अच्छा हो। ओके, फिल इन द ब्लैंक स्वच्छ हो, आहार स्वच्छ हो। आहार मतलब होता है फूड। ओके, तो त्योहार स्वच्छ हो, आहार स्वच्छ हो, मतलब जहाँ हम लोग फेस्टिवल मनाएंगे ना, वो अगर अच्छे से क्लीननेस के साथ मनाएंगे तो आहार भी अच्छा होगा। ओके, त्योहार स्वच्छ हो, आहार स्वच्छ हो। फिर से सुनो, फिर फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का सपना था एक स्वच्छ भारत हो, तो बापू का सपना था एक स्वच्छ भारत हो। फिल इन द ब्लैंक्स हमारा सबसे अच्छा हो, तो भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो। पवन स्वच्छ हो, फिल इन द ब्लैंक्स स्वच्छ हो। पवन स्वच्छ हो, गगन स्वच्छ हो। स्वच्छता के संग फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा हो, तो क्या हो? जीवन अच्छा हो। त्योहार स्वच्छ हो, आहार स्वच्छ हो। ओके, नेक्स्ट शब्द देखो, आपको है सही गलत लिखो, ठीक है। अब देखो, सबसे फर्स्ट है हमारा देश स्वच्छता के साथ अच्छा नहीं होगा। अब बताओ ये सही है कि गलत है? एग्जैक्टली गलत है। हमारा देश तो स्वच्छता के साथ अच्छा होगा। सेकेंड नंबर है, हम सब मिलकर बापू का सपना सच करेंगे। करोगे सच कि नहीं करोगे? आप बताओ। ऑफ कोर्स करेंगे मेरे बच्चे, तो ये होगा सही। स्वच्छता के साथ हमारा पर्व भी अच्छा हो, तो जब हम लोग स्वच्छता से मनाएंगे तभी तो हमारा पर्व भी, यानी फेस्टिवल, पर्व मतलब क्या होता है? फेस्टिवल भी अच्छा होगा। तो यहाँ क्या होगा? सही। हमें अपना घर स्वच्छ नहीं रखना चाहिए, सही। आपको अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए ना, तो आप यहाँ पे सही लिखोगे। हमें पथ को साफ नहीं रखना चाहिए, गलत। तो हमें पथ को साफ नहीं रखना चाहिए, पथ मतलब होता है रोड, सड़क, रास्ता। तो क्या होता है, क्या आप कुछ भी खाते हो रैपर रोड पे फेंकते हो? नहीं फेंकते हो ना, डस्टबिन यूज़ करते हो ना बेटा, तो ये गलत है। हमें पथ को साफ रखना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है नहीं रखना चाहिए, यानी ये गलत है। पथ का मतलब रास्ता होता है, सड़क होता है, रोड होता है। ओके, चलो मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो, हमारा देश स्वच्छता के साथ अच्छा नहीं होगा, गलत। हम सब मिलकर बापू का सपना सच करेंगे, सही। स्वच्छता के साथ हमारा पर्व भी अच्छा होगा, सही।
हमें अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए। सही। हमें पथ को साफ नहीं रखना चाहिए। गलत। देखो यहाँ पे हमें में मैं एक का मात्रा टाइपिंग में छूट गया, आप लिख लेना है ना, हमें आएगा। हमें पथ को साफ नहीं रखना चाहिए तो गलत। बेटा जब मैं टाइपिंग करती हूँ ना तो बहुत बार होता है कि एक ही वर्ड बार बार आए तो वो सही नहीं लिखा पाता है ना। तो मान लो ऐसा हो तो आप अपने से थोड़ा करेक्शन कर लेना। हिंदी टाइपिंग इंग्लिश के जैसा नहीं होता, थोड़ा डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तर लिखो। आपको एकदम छोटा आंसर देना है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि बापू के किस सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं? कवि बापू के किस सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं? तो आंसर है कवि बापू के स्वच्छ भारत के सपने को सच करने को कह रहे हैं। कि कवि किस 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 सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं? हमारा भारत स्वच्छ हो, साफ सुथरा रहो, यही ना। तो कवि बापू के स्वच्छ भारत के सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं। ये नहीं, ये बात नहीं है कि आप मेरे ही वर्ड्स लिखना। आप अगर कविता समझ जाते हो तो आप अगर अपने शब्दों में आंसर देते हो तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने जो पढ़ाया आपने समझा और आपने अपने शब्दों में उत्तर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे त्योहार किसके साथ अच्छे होंगे? सारे त्योहार किसके साथ अच्छे होंगे? तो आंसर है सारे त्योहार स्वच्छता के साथ अच्छे होंगे। सारे त्योहार किसके साथ अच्छे होंगे? स्वच्छता के साथ अच्छे होंगे। तो देखो फिर मैं लघु उत्तर क्वेश्चन एक बार फिर से बोलती हूँ, ठीक है। कवि बापू के किस सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं? तो कवि बापू के स्वच्छ भारत के सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सारे त्योहार किसके साथ अच्छे होंगे? तो उत्तर है सारे त्योहार स्वच्छता के साथ, मतलब क्लीननेस के साथ अच्छे होंगे। ओके, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे लघु उत्तर लिखना है। ओके, मीन्स 1 और 2 और 3 लाइन्स में आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने तन मन को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने तन मन को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं? तो आंसर है हम अपने तन मन को, ये मत बोलना कि मैम नहाकर 2 बार 3 बार नहाकर अपने तन मन को हम स्वच्छ रख सकते हैं। इस स्वच्छता की बात यहाँ नहीं की गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे किस स्वच्छता की बात की गई है। हम अपने तन मन को अपने भावों से स्वच्छ रख सकते हैं। अगर कैसे रख सकते हैं? अपनी भावना आप अच्छा रखोगे, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखोगे, हेल्पफुल नेचर रखोगे, है ना, इसी को मन की स्वच्छता कहते हैं। ओके, हम अपने तन मन को अपने भावों से स्वच्छ रख सकते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा तन मन अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। अगर आप किसी के प्रति अपने विचार अच्छे रखोगे ना तो आपका तन मन वैसे ही स्वच्छ हो जाएगा। ओके, यहाँ मन की गंदगी को दूर करने की बात की जा रही है ना, ऊपरी गंदगी को दूर करने की बात नहीं कर रहे हैं, किया जा रहा है जिसे आप नहाकर दूर कर दोगे, है ना। इसका मतलब ये मत सोचना कि मैम तो नहाने से ही मना कर रही है ना। मैं मजाक कर रही थी। ओके, हम अपने तन मन को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? हम अपने तन मन को अपने भावों से स्वच्छ रख सकते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा तन मन अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी, सागर, तालाब आदि को साफ सुथरा रखने से क्या होगा? नदी, सागर, तालाब आदि को साफ सुथरा रखने से क्या होगा? तो आंसर है नदी, सागर, तालाब आदि को साफ रखने से उनका पानी लोगों के पीने योग्य होगा और बीमारियां भी कम फैलेंगी। ओके, ये तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा बहुत बार कि हाँ भाई अगर हम लोग डर्टी वाटर पिएंगे तो हम लोग डायरिया और बहुत सारे हैजा पैचिस है सब बीमारियां हो जाती है ना। तो सारी बीमारियों का जड़ कौन होता है? अधिकतर पानी ही होता है। अगर आप स्वच्छ पानी, साफ पानी नहीं पियोगे तो बहुत सारी बीमारियों के
शिकार हो जाओगे, है ना। इसलिए बोलता है कि नदी, सरागर, सागर, तालाब आदि को साफ़ सुथरे रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नदी तालाब के आसपास रहते हैं वो अधिकतर क्या करते हैं, इसी का पानी पीने के काम में लाते हैं। तो अगर वो गंदा हो जाएगा, वो पिएंगे तो उनके पेट में जाएगा, फिर क्या होगा, वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होंगे, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। तो अगर हम लोग नदी, सागर, तालाब आदि को साफ सुथरा रखेंगे तो क्या होगा, एक तो लोग उनका पानी पी पाएंगे और दूसरा बीमारियां भी क्या होगा, कम फैलेगी। के याद रखना बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको जनरल नॉलेज से खुद ही आंसर देना चाहिए, रटने का, मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये भी उससे ही क्वेश्चन है कि नदी, सागर, तालाब आदि को साफ रखने से उनका पानी लोगों के पीने योग्य होगा और बीमारियां भी क्या होगा, कम फैलेंगी। ठीक, तभी हम लोग इन लघु उत्तर में क्या किया, 2 क्वेश्चन देखा। देखो मैं फिर से बोलती हूँ, हम अपने तन मन को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं। हम अपने तन मन को अपने भावों से स्वच्छ रख सकते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा तन मन अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। नदी, सागर, तालाब आदि को साफ सुथरा रखने से क्या होगा, नदी, सागर, तालाब आदि को साफ सुथरा रखने से उनका पानी लोगों के पीने योग्य होगा और बीमारियां भी कम फैलेंगी। ओके, नेक्स्ट। अब है निबंधात्मक प्रश्न। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कवि ने क्या क्या स्वच्छ होने के बारे में कहा है। कविता में कवि ने क्या क्या स्वच्छ होने के बारे में कहा है। तो आंसर है, कविता में कवि ने पवन, गगन, घर, परिसर, तन, मन, जन, त्योहार, आहार, सेवन, परिधान, मिलाप, संलाप, सागर, सरोवर, नदी, पथ, आचार तथा विचार स्वच्छ होने के बारे में कहा है। अच्छा बेटा, एक बार ध्यान दो कि महात्मा गांधी ने सिर्फ बाहरी स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने हमेशा व्यवहार, हमारा पहनावा, लोगों के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं वो, हमारे विचार, इन सबों के भी स्वच्छ होने की बात उन्होंने कही थी, है ना। तो ध्यान देना कि गांधी जी के स्वच्छता अभियान में सिर्फ बाहरी स्वच्छता पे ध्यान नहीं दिया गया था, हमारे मन के अंदर जो गंदगी है उसके सफाई सुथरा पे भी, सफाई करने के बारे में भी गांधी जी ने कहा था। देखो, तभी तो कविता में कवि ने पवन मतलब हवा, गगन मतलब आकाश, घर मतलब तो जानते हो, परिसर मतलब आपके आसपास का माहौल, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ, तन मन, है ना, वो तो जानते हो, जन यानी जो आसपास के लोग रहते हो वो भी, त्योहार, फेस्टिवल भी जो है ना हम लोग को स्वच्छता से मनाना चाहिए, नहीं कि फेस्टिवल मनाने के नाम पर गंदगी फैला दें, है ना। हम लोग को कोई भी फेस्टिवल, जैसे होली है तो ये नहीं कि इधर उधर रंग बिखेर के पूरे सोसाइटी या फिर आसपास को गंदा कर दिए। अगर दिवाली है तो खूब सारे क्रैकर्स बंद करके एयर में पॉल्यूशन फैला रहे हैं ना। और सपोज आपका वो मकर संक्रांति, उत्तरायण का फेस्टिवल होता है ना, तो ऐसा पतंग उड़ाओ कि बहुत सारे पक्षी कट कर मर जाएं। ये सब हो गया कि हम लोग त्यौहार को सिर्फ मना रहे हैं, स्वच्छता पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। त्यौहार अच्छा से मनाने का मतलब है कि सब बुराई जो है ना त्यौहार का, वो सब पे ध्यान दे। ओके, यही हुआ त्यौहार में स्वच्छता। आहार मतलब आप जो खाते हो वो स्वच्छ हो, यानी कि बाहर से मिला के मंगवा कर पिज़्ज़ा, बर्गर, वो है ना बहुत सारे और भी जंक फूड खा रहे हो, आहार की वो अशुद्धता हुई। सेवन मतलब जो भी आप सेवन करते हो वो सब यूज़ करते हो वो। परिधान मतलब कपड़े, ड्रेस। मिलाप संलाप मतलब आपस में जब हम लोग मिलते हैं, बात व्यवहार करते हैं तो उसमें भी स्वच्छता होनी चाहिए, कोई छल कपट नहीं होनी चाहिए। सागर मतलब समुद्र, सरोवर मतलब तालाब, नदी मतलब जानते हो, पथ मतलब रास्ता, रोड, सड़क में भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। आचार, आचार मतलब क्या हुआ, हमारा जो व्यवहार दूसरे के प्रति होता है ना उसी को बोलते हैं आचार। ठीक है, फिर विचार स्वच्छ होने के बारे में कहा गया है, हम लोग का जो विचार है ना वो भी क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ओके, चाहिए इतना सारा जो है इतना सारे के स्वच्छ होने के बारे में कविता में कवि ने कहा है। देखो, कविता में कवि ने पवन, गगन, घर, परिसर, तन, मन, जन, त्योहार, आहार, सेवन, परिधान, मिलाप, संलाप, सागर, सरोवर, नदी, पथ, आचार तथा विचार स्वच्छ होने के बारे में कहा है। ओके, अब देखो, निम्नलिखित संकेत पंक्तियों का सप्रसंग भावार्थ लिखें। आप लोगों को ये जो संकेत पंक्तियाँ दी है
मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको अगर पंक्तियाँ नहीं याद होगी तो आप कैसे करोगे? इसमें तो सिर्फ संकेत स्टार्टिंग के 2 लाइन्स दी, देखो स्टार्टिंग के कुछ पंक्ति दी गई है और लास्ट के, तो आपको बीच की पंक्तियाँ नहीं याद होगी तो आप तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कविता क्या करना, लर्न कर लेना। देखो यहाँ भी संकेत स्टार्ट है त्योहार स्वच्छ हो और ख़त्म है हर पर्व अच्छा है। तो इसके बीच में जितना कुछ आएगा आपको क्या करना है कि आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो देख लो, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। संकेत पंक्तियों से प्रसंग व्यवहार देखो, मैं पढ़ती हूँ। यहाँ से स्टार्ट है त्योहार स्वच्छ हो, आहार स्वच्छ हो, सेवन स्वच्छ हो, परिधान स्वच्छ हो, विलाप स्वच्छ हो, संलाप स्वच्छ हो, स्वच्छता के संग हर पर्व अच्छा हो। इतना 4 लाइन है इसके बीच में। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, देखो। त्योहार स्वच्छ हो, आहार स्वच्छ हो, सेवन स्वच्छ हो, परिधान स्वच्छ हो, विलाप स्वच्छ हो, संलाप स्वच्छ हो, स्वच्छता के संग हर पर्व अच्छा हो। ओके, अब देखो, अब इसका विपत्ति में कवि का क्या कहना है? कवि कहते हैं कि त्योहारों में अपनापन हो, भोजन सबको अच्छा मिले, कपड़े शालीन हो, सभी में मेल हो और इतनी स्वच्छता के संग हर उत्सव क्या हो, अच्छा हो और भारत देश सबसे अच्छा हो। अब हमारे बापू का सपना सच हो। ठीक है, कवि कहते हैं कि त्योहारों में अपनापन हो, है ना। जब हम लोग कोई त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तो सपोज हम लोग किसी और कास्ट के हैं, आपके पड़ोस में कोई और कोई कास्ट का है, तो आप उसको अपने घर बुलाओ, मिलजुल कर पर्व त्यौहार मनाओ, है ना। भोजन सबको अच्छा मिले, कोई भी पॉवर्टी लाइन के नीचे ना हो, है ना। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं उन्हें तो खाना अच्छा से नहीं मिलता है ना। तो कवि का कहना है कि सबको अच्छा से खाना मिले, भोजन मिले, कपड़े शालीन हो, मतलब सभ्यता वाले हों, सभी में मेल मिलाप हो, इतनी स्वच्छता के संग क्या होगा कि हम लोग का हर एक उत्सव जो फेस्टिवल है क्या होगा, अच्छा होगा और भारत देश जो है ना हमारा सबसे अच्छा हो। अब हमारे बापू का सपना क्या हो, सच हो। क्या करना है हमें? अपने बापू का सपना सच करना है। क्या है बेटा, आई समझ में बात? अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट टाइम मैं बोलती हूँ। अब यहाँ से हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी बुक में है तो यही विलोम शब्द, लेकिन लिखे हुए हैं कि विलोम शब्दों के जोड़े पर गोला बनाइए। तो मुझे तो ज़्यादा टाइप करना पड़ जाता, तो मैंने सोचा कि मेरी मेहनत भी कम हो और मेरे बच्चे भी काम कर लें। तो मैंने सिर्फ डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिख दिया कि विलोम शब्द लिखें। ओके, तो आप क्या करना कि या तो लिख लेना विलोम शब्द या फिर अपने बुक में जैसे दिया आप उतना लिख कर सर्कल करना। ओके, बट बुक में नहीं करना है, आपको लिखना नोटबुक में ही है। ओके, सबसे पहला है विलोम शब्द गुरु। तो गुरु का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्य होगा। आपको तो पता है ना कि गुरु का विलोम शब्द क्या होता है? शिष्य होता है। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छ। स्वच्छ का विलोम शब्द क्या होगा? अस्वच्छ। क्या होगा? अस्वच्छ। नेक्स्ट है आदर, है ना। आदर का अपोजिट वर्ड क्या होगा? निरादर। क्या होगा? निरादर। ओके, नेक्स्ट है पतन। पतन का उल्टा शब्द क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? पतन का विलोम शब्द क्या होगा? बोलो। पतन का हो जाएगा निंदा। ओके, इसके बाद हो जाएगा जीवन। जीवन का क्या होगा? मरण। क्या होगा? मरण। ओके, और देखो मैं फिर से बोलती हूँ। गुरु का विलोम शब्द होगा शिष्य, स्वच्छ का स्वच्छ, आदर का निरादर, पतन का निंदा और जीवन का मरण। जीवन का मरण। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो वर्ण विच्छेदन। अब याद करो, मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड किया है जिसमें वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद कैसे करना है, और वो जो संयुक्त व्यंजन है जैसे छ, त्र, ज्ञ, ये सब किससे मिलकर बने हैं। क्योंकि जब आप वर्ण विच्छेद करोगे और छ, त्र, ज्ञ आएगा तो आपको वही वर्ण लिखना होगा जिससे जो 2 व्यंजन से मिलकर ये वर्ण बने हैं। तो याद करना और पीडीएफ देखना कि मैम ने वर्ण विच्छेदन भी और लिंग के साथ भेजा है ना, क्योंकि आपको लिंग और वर्ण विच्छेदन दोनों पढ़ना था। तो देखो यही आ गया ना वर्ण विच्छेद करना। अब देखो, वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेदन कहते हैं। ओके, वर्णों को आपको पता है ना कि कोई भी शब्द क्या बनता है? बहुत सारे वर्णों से बनता है। वर्णों का जब समूह आता है
वो वर्णों का समूह क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएंगे। वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेदन कहते हैं। जैसे देखो हो गया पहला बापू। अब देखो बापू में क्या है, ब किससे मिलकर बना है, कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, वो आपको पता है ना। तो ब हो गया आपका व्यंजन, आ हो गया स्वर, ठीक है। प हो गया व्यंजन, उ हो गया स्वर। ओके, तो बस आपको स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दोगे, हो गया वर्ण विच्छेदन। हाँ, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको पता है कि जब हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो जब तक स्वर और व्यंजन मिले ना, वो स्वर आधा ही कहलाता है। अब देखो ब के साथ आ हो तब ना ब पूरा होगा, ये तो ब आधा है, तो इसके नीचे हलंत आएगा। लेकिन जब हिंदी टाइप कर रही थी तो हलंत नहीं ला पा रही थी। लेकिन बेटा प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप सब में हलंत लगाना। ब, अब स्वर तो इसके साथ अलग हो गया, तो ये ब तो आधा ही रह गया। अब ब में हलंत लगेगा। प नहीं, प में नहीं लगेगा क्योंकि प में अ नहीं है, ऊ है। जहाँ जहाँ अ आएगा ना वहाँ वहाँ हलंत लगेगा। अब जहाँ जाए मैं बताते जाती हूँ, आप कर लेना। स्वच्छ, स्वच्छ में स हो गया आप लोग का व्यंजन, व हो गया देखो स्व है ना, स हो गया आपका स्वर, व हो गया स्व में देखो स है और आधा स है ना, तो इसमें हो जाएगा स और व जोड़ अ जोड़ च जोड़ छ जोड़ अ। देखो इसमें आएगा आधा सा, लेकिन जब मैं टाइप कर रही थी ना तो आधा सा नहीं आ पा रहा था, है ना। आप आधा सा लिखना, आधा सा जोर। अब आधा सा में तो अ ही, आधा सा तो ऑलरेडी आधा है, तो उसके साथ अ कैसे आएगा, इसलिए उसके साथ अ नहीं आएगा, है ना। जब कोई स्वर कोई वर्ण पूरा होता है तब ना वो स्वर व्यंजन का संयोग होता है। इसमें स्वच्छतों में तो आधा सा पहले से ही आधा है, इसके साथ तो क्या हुआ कि स्वर का संयोग हुआ ही नहीं है, तो यह पूरा सा की जगह आप आधा सा लिख लेना। हाँ, आधा सा जोर व, अब फिर वह तो पूरा है, तो वह स्वर व्यंजन के संयोग से मिला है, तो वह हो गया आपका व्यंजन, अ हो गया स्वर, ठीक है। अब देखो जब वह लिख रहे हैं तो वह में भी हलंत आएगा क्योंकि वह के साथ आ है। जितना भी आप वर्ण विच्छेद करो, अगर वो पूरा वर्ण है और वो स्वर व्यंजन अलग अलग हुआ है, उसके अंत में अगर आ रहा है तो आप सबके नीचे हलंत लगाओगे। अब स में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ आधा सा आएगा, लेकिन मेरा आधा सा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने पूरा सा लिखा। अब व में हलंत आएगा, ठीक है। अब च में देखो स्वच्छ, अब यहाँ देखो यहाँ भी च क्या है कि आधा च है, तो आप भी आधा च लिखोगे, लेकिन मेरा पूरा च नहीं आ रहा था, कि आधा च नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने पूरा च लिखा, ठीक है। तो आप आधा च लिखोगे तो आधा च तो ऑलरेडी आधा है, तो उसके साथ तो अ आएगा ही नहीं। फिर छ, देखो छ पूरा है तो छ के साथ अ, यहाँ छ में आप हलंत लगाओगे। ओके, आ रही है समझ में बात। अब अच्छा, अब देखो अ आधा च, यहाँ भी आधा च आएगा, जोड़ छ के साथ अ आ। यहाँ पे हलंत मत लगाना क्योंकि यह आ है, जिस वर्ण के अंत में अ आए वहीं पे हलंत लगेगा। ओके, अब देखो अच्छा हो गया। अब होगा परिधान। अब देखो अब प में हलंत लगाओगे, री में हलंत नहीं होगा, धा में भी हलंत नहीं होगा, अब न में हलंत होगा क्योंकि उसके साथ भी अ है। जहाँ जहाँ वर्ण स्वर व्यंजन अलग हो रहा है और अ के साथ उसका संयोग है, स्वर अ है उसके साथ, तो अब उसमें हलंत लगाना। ओके, अब देखो सपना, स, अब देखो स इसमें आधा आ रहा है ना, तो अब इसमें स में हलंत लगाओगे, ठीक है। प न आ, ठीक है, सपना। फिर देखो दिए गए शब्दों से खाली जगह भरिए। यहाँ भी देखो स के बाद अ आएगा, है ना, स प ना। ओके, अब देखो दिए गए शब्दों से खाली जगह भरिए। गांधी जी ने स्वच्छता का स्वप्न देखा था। अब क्या है बेटा कि जो, सुनो मेरी बात, जो बुक में क्या है कि पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। ओके, उसी का आपको क्या करना है कि उसी पर्यायवाची शब्द का आपको सिमिलर वर्ड ढूंढकर, उसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उससे चुनकर आपको उसका सिमिलर वर्ड लिखना है। जब मैं PDF सेंड करूँगी ना तो इसमें भी रेड मार्किंग कर दूँगी, आपको पता चलेगा कि किसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। देखो गांधी जी ने स्वच्छता का फिर इन द ब्लैंक्स देखा था, तो यहाँ ब्रैकेट में सपना लिखा हुआ है, यानी आपको सपना का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो सपना का पर्यायवाची शब्द होगा स्वप्न। क्या होगा? स्वप्न। तो मैंने स्वप्न लिखा।
हमारा भारत फिल इन द ब्लैंक सबसे अच्छा होगा, और ब्रैकेट में लिखा है वतन। तो आप लिखोगे हमारा भारत देश, वतन का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, देश सबसे अच्छा होगा। पवन और गगन स्वच्छ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पवन में फिल इन द ब्लैंक्स था और ब्रैकेट में हवा लिखा था, तो हवा का पर्यायवाची शब्द पवन होता है, तो मैंने पवन लिखा है यहाँ पे। पवन और गगन स्वच्छ होना चाहिए। फिर है स्वच्छता के संग जीवन अच्छा होगा। अब क्या हुआ कि स्वच्छता के संग के जगह फिल इन द ब्लैंक्स है और ब्रैकेट में लिखा हुआ साथ, तो साथ का पर्यायवाची शब्द संग होता है, इसलिए मैंने लिखा कि स्वच्छता के संग जीवन अच्छा होगा। जो है ना रेड से मैं कर दूंगी, जब पीडीएफ सेंड करूंगी तभी एक्सप्लेनेशन में देख लो। अब देखो सेवन अच्छा होगा, सेवन अच्छा होगा और साथ में फिल इन द ब्लैंक स्वच्छ होगा। अब यहाँ ब्रैकेट में वस्त्र लिखा था, तो वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, परिधान, है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैंने परिधान लिखा है। फिर से सुनो, गांधी जी ने स्वच्छता का स्वप्न देखा था। स्वप्न की जगह ब्रैकेट में सपना लिखा था, सपना का पर्यायवाची शब्द मैंने स्वप्न लिखा। हमारा भारत देश सबसे स्वच्छ होगा, देश में फिल इन द ब्लैंक्स था और ब्रैकेट में लिखा था वतन, वतन का पर्यायवाची शब्द देश होता है, इसलिए मैंने देश लिखा। फिल इन द ब्लैंक्स और गगन स्वच्छ होना चाहिए, ब्रैकेट में लिखा था पवन, पवन का पर्यायवाची शब्द ब्रैकेट में लिखा था हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द पवन होता है, इसलिए मैंने पवन लिखा। स्वच्छता के संग जीवन अच्छा होगा, संग में फिल इन द ब्लैंक्स था और ब्रैकेट में साथ लिखा था, तो साथ का पर्यायवाची शब्द होता है संग, तो मैंने यहाँ पर संग लिखा। सेवन अच्छा होगा और साथ में परिधान स्वच्छ होगा। ठीक है, परिधान में फिल इन द ब्लैंक्स था और ब्रैकेट में वस्त्र लिखा था, तो वस्त्र का पर्यायवाची शब्द परिधान होता है, तो मैंने परिधान लिख दिया। आई बात समझ में? मैं जब पीडीएफ सेंड करूँगी तो जो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं ना मैंने सिमिलर वाले, मैं आपको रेड कलर से इंक से डाल दूँगी, आपको पता चल जाएगा। ओके, डोंट वरी, है ना। अब देखो, अब है दिए गए शब्दों में उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। एंड प्लीज़ रिमेंबर बच्चों, मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय का भी पीडीएफ ग्रामर का एक्सप्लेनेशन वीडियो सेंड किया था और बताया था कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय बार बार आएंगे, सो आप उपसर्ग और प्रत्यय एक बार पढ़ लो। इसमें देखो आ गए उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। अब देखो परिसर में देखो, अब मैंने बोला है कि उपसर्ग वो शब्दांश है, शब्दांश मतलब शब्द नहीं है, शब्द का टुकड़ा है, उसका कुछ अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी शब्द के आगे लगता है तो अर्थ नया अर्थ बन जाता है। याद रखना, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगता है, ओके। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, यहाँ आपको उपसर्ग बताना है, यानी आपको ये समझ जाना चाहिए कि मूल शब्द पीछे होगा और उपसर्ग आगे होगा, ओके। तो देखो परिसर, अब देखो उपसर्ग आगे होता है, अब इसको आप तोड़ो, परिसर हो गया, परि हो गया उपसर्ग, सर हो गया शब्द, मूल शब्द होता है मतलब कि जो मूल शब्द में क्या बना है तो अर्थ बदला है ना। संलाप, अब देखो जब इसको संधि करोगे तो सम आ जाएगा और लाप आ जाएगा, तो इसका मूल शब्द लाप हुआ और सम हो गया उपसर्ग। आचार में देखो, आ हो गया आपका उपसर्ग और चार हो गया आपका मूल शब्द। आहार, आहार में क्या हो गया, आ हो गया आपका उपसर्ग और हार हो गया मूल शब्द। आई समझ में बात। उपसर्ग हमेशा वो शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगता है और अर्थ को बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने उपसर्ग भी बताया आपको, मूल शब्द भी बताया। जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप डोंट वरी, एक्सप्लेनेशन वीडियो था पीडीएफ में मैं करेक्शन के साथ भेज दूँगी आपके, ओके। लेकिन याद रखना कि जो यहाँ है ना वर्ण विच्छेद करने वाले में जो भी व्यंजन अ के साथ खत्म होगा और वो पूरा होना चाहिए, जैसे कि ब, तो उसमें आप हलंत लगाओगे, है ना। फिर देखो परिधान, न में हलंत लगाओगे, जहाँ अ से ख़त्म हो सिर्फ आप उसी में लगाना, है ना। जो उसमें क्या होगा कि सब में क्या होगा, हलंत आएगा, ओके। चाहे अ से ख़त्म हो, आ से ख़त्म हो, हलंत लगाना, ओके। चलो, आई थिंक कि आपका ये वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, ठीक है। फिर भी एक बार पोएम भी अच्छा से पढ़ लेना और याद करने का, लर्न करने का कोशिश करना पोएम, ओके बेटा।
और अपने फेयर बुक में लिखना। MCQs के लिए रेडी होना। नाक मत कटवा देना कि मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए। ओके ओके, चलो अब मैं जाऊँ। ओके बाय बेटा, टेक केयर।